तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर है क्या, एमीन्स की बेसिसिटी, है ना। तो आज हम इस बेसिसिटी चैप्टर में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनिलीन की क्षारीयता। तो देखो बच्चों, जो एनिलीन है वो अमोनिया से कम क्षारीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि अनुनाद के कारण जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो वलय में विस्थापित हो जाता है। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये है प्लस आर इफेक्ट, जिससे लोन पेयर रिंग में चला गया। तो लोन पेयर ही जब नाइट्रोजन में नहीं रहेगा तो बेसिसिटी ऑटोमेटिक है कि कम हो जाती है। तो इस तरह से लोन पेयर पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जिसके कारण जो प्रोटॉन अगर नाइट्रोजन की तक पहुंचेगा तो उसको लोन पेयर ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्षारीयता कम होगी। तो इस तरह से एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है अमोनिया, और अमोनिया से ज्यादा क्षारीय है एलिफेटिक एमीन। ठीक है। ठीक इसी तरह से इनमें भी पूछा गया है, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। ये है एनिलीन, ये है पिरीडीन और ये है पायरोल। ये क्या है बच्चों? पिरीडीन, है ना। और ये है पायरोल। तो अब आपसे क्वेश्चन होता है कि कौन ज्यादा क्षारीय है। तो देखो बच्चों, NH2 में लोन पेयर रिंग में चला जाता है। अगर हम यहां पिरीडीन की बात करें तो पिरीडीन में लोन पेयर रेजोनेंस में यूज नहीं होता, ना ही एरोमेटिसिटी में। अगर होगा भी तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए पिरीडीन नहीं चाहेगा कि इस लोन पेयर के थ्रू अपने आप में कोई रेजोनेंस इफेक्ट शो करे। तो वो रिंग एरोमेटिक रिंग स्टेबल बनी रहती है, जिससे नाइट्रोजन में लोन पेयर काफी समय तक प्रेजेंट रहेगा। जबकि यहाँ लोन पेयर तो टोटल ही हट गया। तो एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है पिरीडीन, और उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट से भी दिख रहा है कि एनिलीन का 3.8 इंटू टेंस की पावर -10, जबकि पिरीडीन का 1.7 इंटू टेंस की पावर -9। और पायरोल में कोई क्षारीयता नहीं बचती बच्चों, क्योंकि ये रेजोनेंस और के कारण, अनुनाद के कारण ये क्या करता है, एरोमेटिक हो जाता है, लोन पेयर रिंग में चला जाता है, जिससे एरोमेटिकता के कारण इसकी कोई क्षारीयता नहीं बचती। तो इसका मतलब है कि तीनों में अगर आपसे पूछ ले तो सबसे ज्यादा आपको दिखा पिरीडीन, फिर आ गया एनिलीन, और फिर आता है क्या बच्चों, पायरोल। तो ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से अगर एनिलीन से NH2 जो ग्रुप है उसका H हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये एनिलीन से ज्यादा क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि इसका पीड़ित प्रभाव +I बढ़ने लगेगा। और ज्यादा 2 मिथाइल कर दोगे तो और ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। लेकिन अगर हम NH2 में H हटा के और फिनाइल ग्रुप लगाना शुरू कर दें तो क्षारीयता लगातार घटेगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर फिर 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग में रेजोनेंस करना शुरू कर देगा। और यही है कि ट्राइफिनाइलामाइन से डाइफिनाइल और डाइफिनाइल से 1 फिनाइल या एनिलीन ज्यादा क्षारीय, और इससे ज्यादा है क्षारीय है बेंजाइलामाइन। तो इस तरह से आपको क्षारीयता एनिलीन की, पिरीडीन की, पायरोल की, एनिलीन की, इनको कंपेयर करना है। फिर आता है वलय प्रतिस्थापियों का एनिलीन की क्षारीयता पर प्रभाव। तो देखो यहां पर एनिलीन की क्षार, चूंकि NH2 ग्रुप मैंने आपको बताया था कि V शेप होता है, तो इसमें भी SIR इफेक्ट पड़ता है बच्चों, स्टैट, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। मतलब वलय की ऑर्थो स्थिति में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या विड्रॉविंग ग्रुप होने पर NH2 समूह बेंजीन तल से नीचे विस्थापित हो जाता है, से नीचे हो जाता है, ठीक है, नीचे विस्थापित हो जाता है, और जिससे वलय में उपस्थित समूहों का अनुनाद प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब ये होगा कि NH2 समूह वलय के नीचे चला गया, और ऑर्थो समूह होने पर NH2, ठीक है, तो होने पर NH2 समूह बेंजीन वलय से नीचे विस्थापित हो जाएगा, जिससे वलय में उपस्थित समूहों का अनुनाद प्रभाव समाप्त हो जाता है, और वलय, जिससे वलय का -I प्रभाव कार्य करता है। और हम यहां कहेंगे जिससे नहीं बल्कि और केवल, ठीक है, वलय का -I प्रभाव कार्य करता है, जो क्षारीयता घटा देता है। मतलब है कि एनिलीन की ऑर्थो स्थिति में चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दो या विड्रॉविंग ग्रुप, ये एनिलीन की क्षारीयता को घटा देगा। क्यों? क्योंकि इनके इफेक्ट से NH2 तल के नीचे की तरफ चला जाएगा और ये तल के ऊपर, ऐसे में अनुनाद प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या विड्रॉविंग ग्रुप, जब कोई रिंग में उसका अनुनाद प्रभाव ही नहीं दिखेगा तो केवल रिंग कौन सा इफेक्ट डालना शुरू करेगी, -I, और बेसिसिटी घट जाएगी। तो देखो एसिडिटी बढ़ी थी SIR इफेक्ट से बेंजोइक एसिड में,
और बेसिसिटी घटी है, तो आप ऐसे लिखोगे, याद रखोगे, बेसिसिटी बैक, बैक मतलब डिक्रीज हो जाना, एसिडिटी आगे आ गई SIR इफेक्ट से, ऐसे बढ़ेगी, ठीक है, इस तरह से। अतः ऑर्थो स्थिति में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग या रिलीजिंग ग्रुप उपस्थित हो तो अमीन की क्षारीयता एनिलीन से कम होगी। अब देखो कुछ ग्रुप्स को समझते हैं, जैसे NO2 CnCO, ये है इनका -I और -R इफेक्ट दोनों होता है। तो नाइट्रो ग्रुप अगर हम ऑर्थो में लगा है तो यहां पर ऑर्थो इफेक्ट भी है, मतलब SIR, हम ये कहें कि यहां पर कौन कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो का मतलब ये होगा जिससे हम कहें बल्कि SIR -I दोनों काम कर रहे हैं। ध्यान रखें क्षारीयता में सबसे पहले SIR देखना है, ठीक है, फिर देखना है R और फिर देखना है I। ये है प्रभाविता का ऑर्डर, मतलब सबसे पहले SIR है तो सारे इफेक्ट छोड़ देने हैं, वहां पर SIR इफेक्ट से बेसिसिटी सबसे कम होगी, ठीक है, फिर देखना है R और फिर देखना है माइनस। तो यहां देखो आप NO2 का SIR इफेक्ट है और -I, तो ये बिल्कुल कम क्षारीय होगा। अब NO2 का यहाँ -R इफेक्ट है तो, और यहां पर -I इफेक्ट है, तो R जो है ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए -I वाला -R से कहीं ज्यादा एसिडिक बेसिक लगेगा, और जब एनिलीन है तो सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। तो ये है नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में एनिलीन की क्षारीयता। यहां पर ध्यान रखना है क्षारीयता +I +R और H से बढ़ेगी, -I -R या ऑर्थो इफेक्ट से घटेगी। अब मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो मिथाइल ग्रुप यहां पर देख रहे हैं आप SIR इफेक्ट है, यहां पर फिर +I इफेक्ट है, यहां पर क्या है H इफेक्ट है, इसलिए H, तो I से ज्यादा, ठीक है, I से ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है H, और यही कारण कि H के कारण ज्यादा क्षारीयता दिख रही है। हैलोजन में केवल -I इफेक्ट दिखना है, रेजोनेंस का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर देख रहे हैं -I भी है और SIR भी है, यहां पर -I है, यहां पर -I है, तो इस तरह से ये तीनों हैलोजन डेरिवेटिव एनिलीन से कम क्षारीय होंगे। +R और -I वाले जैसे OH और OR हो तो SIR इफेक्ट इनमें काम नहीं करता, ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटे छोटे से ग्रुप हैं, लीनियर ग्रुप है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव NH2 के। ध्यान रखें ऑर्थो ग्रुप में जो दोनों, ऑर्थो पोजीशन में जो दोनों ग्रुप है वो ज्यादातर V शेप होने चाहिए, तो हैलोजन में भी SIR इफेक्ट का कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। OH में, साइनाइड में ये ग्रुप थोड़ा सा कम SIR इफेक्ट डालते हैं, तो यहां पर जो OCH3 है यहां पर केवल और केवल +R और -I देखना है, तो यहां +R है, ठीक है, यहां +R है और -I है, और यहां पर केवल -I है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा हो जाएगा पैरा, फिर ऑर्थो, एनिलीन और मेटा सबसे कम, क्योंकि -I तो काम कर ही रहा है। यहां +R उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि थोड़ा -I कंपनसेट कर देगा, यहां तो टोटल +R इफेक्ट है। और इस तरह से OCH3 CH3 जुड़े हैं तो OCH3 में +R काम कर रहा है, यहाँ पर H काम कर रहा है, यहाँ -R काम कर रहा है, यहाँ -I -R दोनों काम कर रहे हैं, SIR भी काम कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वो सबसे कम क्षारीय है NO2 ऑर्थो वाला, है ना। 2 मिथाइल ग्रुप मेटा में लगा दें तो ज्यादा क्षारीय होगा, 2 मिथाइल ग्रुप हम कहाँ लगा दें ऑर्थो में, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का SIR इफेक्ट आ जाएगा, ये है। ठीक इसी तरह से एक होता है NH2C NH2, ये वाला मोस्ट बेसिक ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ अमाइन, मतलब अगर हम इसमें एक प्रोटॉन जोड़ दें तो ये बन जाएगा NH2 NH2 और ये NH, तो यहां पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और तीनों इक्विवेलेंट है, इसलिए बहुत स्टेबल है, इसलिए बहुत अच्छा प्रोटॉन ग्राही होता है, और ये मोस्ट बेसिक कंपाउंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आर, ठीक है, रिलेटेड टू द बेसिक नेचर। देखो अमाइन जो है, जैसे ये है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, इसके साथ सॉल्ट बना रहा है, HCl के साथ सॉल्ट बना रहा है, H2SO4 के साथ सॉल्ट बना रहा है, तो ये रिएक्शन ऐसी हैं जो एनिलीन की या अमाइंस की, सॉरी अमाइंस की बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ध्यान रखना है एनिलीन की बेसिसिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन ज्यादातर ये वाले पूछे गए हैं मिथाइल ग्रुप को लेके और नाइट्रो ग्रुप को लेके,
तो ये है बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही जो है अगला मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो। और एक ही पार्ट और बचता है एनिलीन का, सॉरी अमाइंस का, तो मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं। तो देखो यहाँ पर हम आ जाते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं अमाइंस की, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको देखते हैं। अमाइंस की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे पहली है कार्बल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। ये अमाइन ग्रुप, अमाइन समूह का, अमीन समूह का क्रियात्मक परीक्षण होता है ना, मतलब क्रियात्मक समूह NH2 का परीक्षण करना हो तो ये रिएक्शन लगाई जाती है। 1 डिग्री अमाइन चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, इसको क्लोरोफॉर्म और QH के साथ ट्रीट किया जाए तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनते हैं, जो बहुत ही बुरी गंध वाले, अरुचिकर गंध वाले होते हैं। और इसी गंध के आधार पर पहचान लिया जाता है कि हमें जो अमाइन दिया गया है वो 1 डिग्री है, एनिलीन या कोई भी इस तरह से। तो ये है, ठीक है। एनिलीन, जैसे हम यहाँ पर एनिलीन ले लें तो ये बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। अगर आप इसे हाइड्रोलाइज कर दोगे तो फिर से एनिलीन बन जाएगा, रिड्यूस कर दोगे तो सेकेंडरी अमाइंस बन जाएगा, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसकी मैकेनिज्म ये है कि क्लोरोफॉर्म और QH रिएक्शन करके डाइक्लोरोकार्बीन बनाते हैं, जो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रोफाइल। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि इसका अष्टक अपूर्ण है। फिर ये NH2 ग्रुप के पास पहुंचता है, और ये जितना ज्यादा बेसिक, अभिक्रिया का वेग एमीन की क्षारीयता पर निर्भर करेगा। जितना अच्छा बेसिक होगा उतने जल्दी लोन पेयर देगा, और उतने जल्दी ही ये आइसोसाइनाइड बना देगा। 2 H यहां से हटेंगे, 2 Cl, और इस तरह से आइसोसाइनाइड। तो अभिक्रिया का वेग एमीन की क्षारीयता के समानुपाती होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है पैरा पोजीशन में, तो इस तरह फैक्टेड होगा। जैसे यहाँ पर OCH3 रख दें, एनिलीन मिथाइल ग्रुप रख दें, एनिलीन ले लें, नाइट्रो एनिलीन ले लें, तो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं इसमें काम करेगा। इसमें सबसे फास्ट कार्बल अमीन रिएक्शन मिलेगी। बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे आते हैं HNO2 से रिएक्शन। HNO2 चूंकि स्टेबल नहीं होता बच्चों, इसे लैब में बना के नहीं रखा जा सकता, इसलिए जब भी इसका यूज करना होता है तब हमें NaNO2 और HCl लेना होता है। अब देखो 1 डिग्री अमाइन की अगर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है, ध्यान रखें अगर R जो ग्रुप लगा है ये अल्काइल ग्रुप है, तो जो इसकी रिएक्शन होती है ना, तो एक्चुअली इनके बीच में पहले बनता है RN2+। ये है एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक डाई एजोनियम आयन, जो बहुत ज्यादा क्या है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। और फिर ये क्या करता है, जैसे ही वाटर आया तो ये टूट जाएगा, मतलब R+ और किस में टूटता है? N2 में, और ये वाटर से रिएक्शन करके बना लेता है अल्कोहल। तो इसीलिए 1 डिग्री अमाइन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन अगर होती है, ठीक है, तो वो हमेशा चेंज होंगी किसमें बच्चों? अल्कोहल में। मिथाइल अमाइन जो है ये थोड़ा ज्यादा, मतलब है कि मिथाइल अमाइन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है तो कुछ एक्सेप्शनल उत्पाद भी बनते हैं, जैसे CH3ONO और मिथाइल अल्कोहल। और अगर हम यहाँ पर एमीन को एक्सेस में ले लें तो ईथर भी बनते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल है, बाकी 99% जो 1 डिग्री अमाइन है वो अल्कोहल में ही चेंज होते हैं। इस तरह से प्रोपाइन अमाइन है, अगर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दें इस तरह से कार्बोकैटाइन बनेगा। ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्राइड माइग्रेशन हो जाएगा, और हाइड्राइड माइग्रेशन से 2 डिग्री में चेंज हो गया ये 2 डिग्री एल्काइल कार्बोकैटाइन, ठीक है। और फिर ये चेंज हो जाएगा H2 से रिएक्शन करके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करें तो यहाँ से H2 रिमूव होगा, और ये जो ऑयली लिक्विड बनता है और इसको बोलते हैं नाइट्रोसामाइन। 3 डिग्री अमाइन की इस तरह का वाटर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ये बेस हो जाएगा और ये एसिड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सॉल्ट, जो डिकम्पोज होके फिर अल्कोहल और नाइट्रोसामाइन में चेंज हो जाता है। तो ये है तीनों अमाइंस की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री अमाइन के साथ। फिर हम आते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखो
अमाइन का ऑक्सीडेशन दो अलग अलग ऑक्सीडाइजर से बताया गया है। जैसे ये है RCH2NH2, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से एक H, एक यहाँ से और एक ये निकल जाएगा, एल्डिमीन बनता है जो हाइड्रोलाइज्ड होकर एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अगर ये इस तरह से 1 डिग्री अमाइन ही है लेकिन इस तरह से सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पर कीटीनीन बनेगा जो हाइड्रोलाइज्ड होकर कीटोन बना देगा। इस तरह से ये है 1 डिग्री अमाइन के साथ। 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो 2 डिग्री अमाइन की अगर KMnO4 से रिएक्शन होगी तो पहले तो यही निकल जाएगा और इस तरह से बन जाएगा टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम H2SO5 से रिएक्शन करा दें तो ये इस तरह से बन जाएगा डाई एल्काइल हाइड्रा, ठीक है, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसी के एक रिएक्शन यहाँ भी बता दूं, अगर RNH H 1 डिग्री है और यहाँ O लेकिन ऑक्सीडाइजर लिखा है H2SO5 बच्चों, तो यहाँ बनेगा RNHOH, इसको बोलेंगे एल्काइल हाइड्रोक्साइड अमाइन। मतलब ये जो है हमेशा NH CH OH इस तरह ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है और ये तो सीधा हाइड्रोजन ही निकाल रहा है। 3 डिग्री में डायरेक्ट कोई चूंकि हाइड्रोजन नहीं है तो ये बन जाएगा एमिनो ऑक्साइड। तो ये है तीनों में ऑक्सीडेशन। फिर आता है बेंजोइलेशन और एसाइलेशन। तो अमाइन में ये एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं और इसीलिए इनका एसाइलेशन कराया जाए तो ये अमाइड में चेंज हो जाएंगे, एन एल्काइल अमाइड, HCl निकल जाएगा। द्वितीयक अमाइन में भी ये रिएक्शन होगी इस तरह से और बनेगा डाई डाई एन एन डाई एल्काइल अमाइड। लेकिन तृतीयक में ये रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि उसमें H नहीं है। शॉर्टन बोमर रिएक्शन एक होती है, एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करा दिया जाए तो इस तरह से एन फिनाइल बेंजामाइड बन जाएगा और ये कहलाती है रिएक्शन शॉर्टन बोमर रिएक्शन। ओके, फिर है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एनिलीन। कुछ एनिलीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं बच्चों में, उनको और बताते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन, एनिलीन को KMnO4 की प्रेजेंस में उदासीन माध्यम में या फिर क्षारीय माध्यम में ऑक्सीडाइज किया जाए तो डाई एजोबेंजीन बन जाता है। क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करें तो ये बन क्यूनोन बन जाता है। H2SO5 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दें तो ये नाइट्रोबेंजीन में, और C6H5 CHO से रिएक्शन करा दें तो बेंजाइल्ड, ठीक है, बेंजाइलाइड एनिलीन बनता है जो सिर्फ बेस है क्योंकि इसमें NC ग्रुप दिख रहा है। अपन एल्डिहाइड में पढ़ा है कि अमोनिया एल्काइल कोई भी 1 डिग्री अमाइन या 2 डिग्री अमाइन के साथ एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ बेस बनाते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो NH2 ग्रुप सबसे प्रबलतम ऑर्थोपैरादैसिक समूह है और ये एनिलीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। NH2 प्रबलतम ऑर्थोपैरादैसिक समूह है। यदि एनिलीन का प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल सीधा एनिलीन लें, समझ गए, और इसका प्रत्यक्ष इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें तो बेंजीन की सभी स्थितियों में प्रतिस्थापन हो जाता है क्योंकि NH2 समूह है। ऐसा क्यों है? क्योंकि NH2 समूह वलय को अत्यधिक सक्रिय कर देता है। समझ गए? जैसे NH2 है, ये है ब्रोमीन, और हम इसमें Br2 की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में करा दें तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। HNO2 से रिएक्शन करा दें, ठीक है, लेकिन अगर, ठीक है, और HNO2 से कराएं तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? देखो, पैरा जो बन रहा है 51%, मेटा बन रहा है 47 और 2% ऑर्थो बन रहा है। अब आता है कि यहां मेटा प्रोडक्ट क्यों बन गया, समझ गया ना, जबकि NH2 ग्रुप तो ऑर्थो पैरादैसिक है, फिर मेटा क्यों बना और ज्यादा क्यों बन गया? तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों की एसिडिक मीडियम में NH2 समूह NH3 आयन में बदल जाता है, प्रोटॉन पकड़ लेगा, ठीक है, क्योंकि HNO2 न अम्ल है और ये क्या है, क्षार है, तो कुछ पार्ट मतलब एनिलीन का, ऐसा नहीं कि 100% एनिलीन इस तरह बदल जाएगा, मतलब लगभग 50% जो एनिलीन है वो प्रोटॉन के साथ अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। जो अमोनियम ग्रुप है ये मेटा डायरेक्शनल समूह है। कैसा है? NH3 में बदल जाता है जो मेटा डायरेक्शनल, इसलिए मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। मतलब ये एनिलीन आपने नाइट्रस एसिड मिलाया, अमोनियम ग्रुप बन गया। अमोनियम ग्रुप एक रिवर्स ओस्मोसिस होता है व्युत्क्रम, ठीक है,
अति संयुग्मन, जैसे CCl3 का अति संयुग्मन के कारण तो ये बॉन्ड जो है वो इधर आ जाता है। मतलब मैं ये कहूं कि ये है, ऐसे लिख दें हम H2, ठीक है, ये है हमारे पास H2 और ये क्या है N, तो ये बॉन्ड यहां खिसक जाएगा, जिसके कारण यहां देख रहे हैं ऑर्थो और पैरा स्थितियों में क्या आ सकता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर जो NH3 था, ठीक है, NH3 ग्रुप के मेटा डायरेक्शनल प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों में डेंसिटी कम होगी, तो बची क्या, केवल मेटा। और लगभग 50% एनिलीन ऐसा कर जाता है, और यही रीजन है कि लगभग 50% के आसपास मेटा नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। ऑर्थो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट हो जाती है, और यही रीजन है कि ये बहुत कम बनता है। अतः एनिलीन में केवल ऑर्थो पैरा उत्पाद बनाने के लिए NH2 समूह को रक्षित करके इसकी सक्रियता को कम करते हैं। अब हमें एनिलीन में केवल या तो ऑर्थो बनाना है या पैरा, तो पहले हमें NH2 समूह की एक तो क्षारीयता कम करनी होगी, उसकी सक्रियता कम करनी होगी, और ऐसा करने के लिए NH2 समूह को एस्टिलीकृत कर दिया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ऐसे में क्या होगा कि जो यहां से एक H है वो हटेगा इस तरह से, और यहां आ जाएगा COCH3। तो अब आप जानते हैं कि ये जो है वीक, दुर्बल, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दुर्बल तो नहीं, मतलब इंटरमीडिएट है, समझिए ना, वैसिक समूह मध्यवर्ती है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं बनाता रिंग को, और इसीलिए फिर एसिटेनिलाइड जो ये बन गया एन, ठीक है, एन फिनाइल, इसको हम एक नाम से और लिख सकते हैं, एन फिनाइल एसिटामाइड। अब अगर हम इसको नाइट्रेशन कराएं, ठीक है, तो यहां पर HNO3 है, ये रिएक्शन में HNO3 लिया गया बच्चों, HNO2 लिखा हुआ है। तो यहां पर जो है, अब अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं एनिलीन का, तो फिर ऑर्थो में और पैरा में ही होगा, मेटा में नहीं होगा, क्योंकि NH2 अब इस तरह का कोई मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट नहीं डालेगा। और फिर इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दें तो CH3CO ग्रुप हट जाएगा हाइड्रोलाइज्ड होके, और हमें इस तरह से ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल जाए। तो इस तरह से अगर हमें ऑर्थो पैरा ही अलग अलग प्रोडक्ट्स लाने हैं, तो हमें पहले इसको प्रोटेक्ट करना होगा NH2 समूह को, फिर आगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष करा दें, ब्रोमिनेशन जैसे ये हेलोजनेशन है ना, या फिर हम नाइट्रेशन की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि मेटा भी बन गए, और इसमें तो आप तीनों जगह ही क्या हो गई, सब्स्टिट्यूटेड हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा NH2 एक्टिव होता है, और यहां पर NH2 की बेसिसिटी का इफेक्ट आ गया है, इसलिए ये मेटा भी बना रहा है। सल्फोनेशन, तो H2SO4 से सल्फोनेशन कर दिया जाए तो NH2 और इस तरह से पैरा में SO3H आ जाएगा। बाद में चूंकि ये एसिडिक ग्रुप है, ये क्या है, एसिडिक, और ये क्या है बच्चों, बेसिक। तो हम जानते हैं कि जब एक ही अणु में दोनों ग्रुप हों तो आपस में ही वो लवण बना लेंगे, इंटरनल न्यूट्रलाइजेशन, आंतरिक उदासीनीकरण होगा, और जो मतलब एक प्रकार का द्विध्रुवीय अणु बनता है उसको बोलते हैं ज्वेटर आयन। तो यहाँ पर ये ज्वेटर आयन बना लिया। एनिलीन फ्रीडल क्रॉफ्ट क्रिया नहीं देता है, क्योंकि NH2 समूह क्षारीय है, NH2 क्षारीय समूह है, जबकि AlCl3 अम्लीय है, तो ये आपस में ही लवण बना लेते हैं और बलय सक्रिय या कहें निष्क्रिय हो जाती है। क्योंकि NH2 समूह अब यहाँ पर ये जो है ये कैसा हो जाएगा बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग, और हम जानते हैं कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो कभी भी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देते, तो इसीलिए एनिलीन में फ्रीडल क्रॉफ्ट नहीं होती रिएक्शन, ठीक है। लास्ट बचता है डाई एजोनियम सॉल्ट C6H5N2X, यहां X ये ग्रुप हो सकते हैं इस तरह, ठीक है। बनाने की मेथड है कि जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करें, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिलता है डाइजोनियम लवण। अब एक क्वेश्चन आता है कि एलिफैटिक में ये क्यों नहीं था और इसमें ही क्यों स्टेबल है। आपने देखा था कि एलिफैटिक में अगर हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो जो डाइजोनियम सॉल्ट बना था वो अनस्टेबल होता है, लेकिन एरोमेटिक अमाइंस के साथ जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है वो स्टेबल है। तो इसका रीजन क्या है कि एलिफैटिक डाइजोनियम लवण स्थायी नहीं होते, किंतु एरोमेटिक स्थायी है अनुनाद के कारण। मतलब यहां पर जो ये N2 ग्रुप है,
इसका इफेक्ट वही है बच्चों, यहां पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा है यहां पर? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके कारण जो है आप देख रहे हैं वलय और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन आसानी से लिबरेट नहीं होती। और यही रीजन है कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो स्थायी हो जाता है, लेकिन कम ताप पर, 273 पर ही रखा जाता है इसको, नहीं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ठीक है, अब हम गुण में आ जाते हैं। रंगहीन है, ठीक है, क्रिस्टली ठोस होता है क्योंकि आयनिक होता है, जल में विलेय है, तथा निम्न ताप पर स्थायी होता है, उच्च ताप पर ये विस्फोटक होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इन अभिक्रियाओं में पूरा N2X हटेगा और कोई दूसरा समूह यहाँ आ जाता है। जैसे सैंडमेयर रिएक्शन, Cu2Cl2 से रिएक्शन करा दें तो Cl इधर आएगा, ये इधर निकल जाएगा, 2 मोल क्लोरोबेंजीन। Cu2Br2 से रिएक्शन करा दें तो 2 मोल ब्रोमोबेंजीन बन जाएंगे। गैटरमैन में बिल्कुल सेम सैंडमेयर जैसी ही है, बस अंतर इतना है कि यहाँ कॉपर डस्ट ली जाती है तो ये इधर आ जाता है, ये निकल जाएगा इस तरह से। तो HBr से कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन, HCl से कराओगे तो क्लोरोबेंजीन। वाल्ज सीमान रिएक्शन, तो पहले ये निकल जाएगा और फिर बनेगा NaNO2 की प्रेजेंस में हीट करके फ्लोरोबेंजीन बना लिया जाता है। अन्य अभिक्रियाओं में अगर हम Ki से रिएक्शन करा दें तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा, आयोडोबेंजीन। H2SO4 से रिएक्शन करोगे H प्लस और OH, तो OH इधर आ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अगर हम इससे रिएक्शन करें H3PO2 है तो 2H2O, तो ये बना देगा H3PO4 और प्लस 4H। ये जो H होते हैं 4H, यही N2X हटा के वहां पर H ला देंगे और बेंजीन बन जाएगी। तो ये H3PO2, H3PO3 या CH3CH2OH, इनमें से किसी के साथ भी ट्रीट करें डाइजोनियम सॉल्ट को तो बनेगा बेंजीन। NaNO2 से करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। SnCl2 HCl से करेंगे तो इस तरह से फिनाइल हाइड्रोजीन बनती है। बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं तो डाइफिनाइल बनता है। अमोनियम कार्बोनेट से तो एनिलीन बनता है। एक रिएक्शन आती है इसकी युग्मन अभिक्रिया, है ना, ये वैसे भी हम पढ़ चुके हैं, फिनॉल में भी आई है ये। तो युग्मन रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट को अगर फिनॉल के साथ ट्रीट करोगे pH 9 से 10 मतलब क्षारीय माध्यम में, तो बनता है ऑरेंज कलर का कंपाउंड और ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक क्या है बच्चों? डाई है, रंजक। ठीक इसी तरह से एनिलीन से रिएक्शन करना है तो एसिडिक मीडियम रखना होता है, तो येलो कलर का सॉल्ट बनता है और ये है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये भी एक क्या है? डाई। ठीक है, तो इस तरह से ये है। बाकी इसके रेट ऑफ रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया का रेट किस पे डिपेंड करेगा किस पे नहीं, ये पूरा मैंने फिनॉल में बता दिया है। एक नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन बार बार पूछा गया है, तो नाइट्रोबेंजीन को Sn और HCl एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करें या निकल हाइड्रोजन से रिड्यूस करें तो एनिलीन में बदल जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करें तो इस तरह से डाईएजोबेंजीन बनाता है। और ये है उदासीन माध्यम। ये क्या है बच्चों? उदासीन माध्यम। उदासीन माध्यम में ये C6H5NH OH में चेंज हो जाता है। अगर इसको Ag2O के साथ ट्रीट कर देना तो नाइट्रोसोबेंजीन बन जाएगा और सिल्वर मिरर टेस्ट आ जाता है इस तरह से। क्षारीय माध्यम में इसकी 2-3 रिएक्शन अलग अलग है। पहले एनिलीन ये बना नाइट्रोसोबेंजीन, जो आगे रिड्यूस होकर बनाता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। अब क्या होता है कि फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन आगे किस में बदलेगा, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे NaOH और Zn एक्वस लिया जाए तो ये बदल जाता है C6H5NH NH हाइड्रोजोबेंजीन बना देता है। ठीक है, एक्वस और NaOH और Zn में। अगर हम एल्कोहलिक NaOH और Zn लें तो एजोबेंजीन बनता है, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ लिबरेट नहीं हो पा रहे हैं। और ग्लूकोज NaOH या Na3ASO3 NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाए, ठीक है, तो ये बनाता है एजॉक्सीबेंजीन। तो इस तरह से कुल मिला के ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बने हुए। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया जाए वीकली एसिडिक मीडियम में तो बनता है एनिलीन, और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में तो पैरा एमिनो फिनॉल बन जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक होती है जेनिन रिडक्शन या सिलेक्टिव रिडक्शन की अगर 2 नाइट्रो ग्रुप बेंजीन में हो और अमोनियम सल्फाइड के साथ ट्रीट कर दें तो कोई एक NH2 ही रिड्यूस होता है, सिलेक्टिव रिडक्शन।
क्यूएच से नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, सॉलिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रोबेंजीन जो है इसमें NO2 ग्रुप के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन में काफी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में करोगे तो एनिलीन बन जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में करोगे तो इस तरह से ये बन जाएगा फिनाइल एल्काइल हाइड्रोक्साइड। बेसिक मीडियम में इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर खुद ही एसिडिक हो जाते हैं और उससे बेस के साथ सोल्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से ये है हमारा कुल मिला के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला पार्ट बच्चों को। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो जेनिन रिडक्शन, एक ये वाला रिडक्शन, मतलब नाइट्रोबेंजीन के सारे रिडक्शन काम के हैं, है ना। कपलिंग तो आप वहाँ देखो फिनॉल में और डिटेल में बताई है। यहाँ पर जो रिएक्शन पूछी गई है काम की वो है एक तो वाटर से रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट की, और एक सैंडमेयर बाल्सीमा रिएक्शन, ठीक है। आप इसमें आ जाए तो इसमें ये वाला ज़्यादा पूछा गया है, जब हम एनिलीन का प्रत्यक्ष नाइट्रेशन कराते हैं तो कौन कितने परसेंट में बनता है। सबसे लीस्ट परसेंट किसकी है, ऑर्थो की, और सबसे हाईएस्ट है पैरा की, और बीच में है 47% लगभग। इसका रीज़न यही है NH3 ग्रुप में बदल जाना NH2 का, जो कि मेटा डायरेक्टिव हो जाता है। तो कुल मिला के ये हमारा चैप्टर है नाइट्रोजन। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लगभग खत्म हो गई, है ना। फंक्शनल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री मैंने हाइड्रोकार्बन्स करा दिए। अब हम जो इसके बाद लेंगे वो बायोमोलिक्यूल्स ले लेंगे, जो कि जितना पार्ट हमारे NCERT में है उतना, तब जाके हमारी पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक हो जाएगी, ठीक है।